ट्रेनिंग क्या है? फॉर्मल प्लान्ड प्रोसेस है जिसके जरिए हम नॉलेज को क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो नॉलेज आपके पास है, आपने कहा ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए, तो फॉर्मली जब हम नॉलेज को प्रैक्टिस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसी भी खास टॉपिक या किसी भी खास फीचर या किस चीज़ की प्रैक्टिस? नॉलेज की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब ट्रेनिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करेगी? ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू अंडरस्टैंड रिस्क, हैजर्ड्स एंड रिस्क। खतरे वर्क साइट पे जो भी हैं, जो भी हैजर्ड है या रिस्क है, उसके बारे में कौन हमें इन्फॉर्म करेगा? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग रूल्स एंड प्रिकॉशंस। अगर आप किसी वर्कर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको रूल्स पता हो, तो उससे पहले आपने क्या उसको देनी है? ट्रेनिंग। अगर आपके पास ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं है और आप बाद में इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को कहते हैं कि हमने इसकी गलती है वर्कर की, तो आप साबित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं दी, उसको रिस्क का नहीं पता, उसको प्रिकॉशंस और रूल्स नहीं पता, तो हाउ ही विल एक्ट सेफली। ठीक है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स। जब भी कोई हादसा होता है, जैसे फायर आउटब्रेक है या कोई और हादसा हो गया, तो उसकी केस में इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, किसको कॉल करनी है, किसको इन्फॉर्म करना है, कैसे कॉल करनी है, फर्स्ट एड कौन देगा, फर्स्ट एड वाले को कैसे कॉल करनी है, एम्बुलेंस को कैसे बुलाना है, एविडेंस को कैसे सिक्योर करना है, ये सब क्या होता है, कैसे पता चलेगा? ट्रेनिंग के ज़रिए। क्यों? जब ट्रेनिंग दी जाएगी उस वक्त या तो उनको वीडियो दिखाई जाएगी या फिर उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा कि अगर कोई एक्सीडेंट हादसा होता है या फायर ड्रिल्स जैसे कैरी आउट की जाती हैं, तो वो भी एक किस्म की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हु टू कंटेक्ट विद कंसर्न, ये मैं बता चुका हूँ। लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, कि कौन सी हमारी लिमिटेशंस है और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है, किन एरियाज से बाहर हम नहीं जा सकते, किसको कॉल कर सकते हैं, किसको नहीं। फॉर एग्जांपल आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो ये क्या है? ये लिमिटेशन है कि हमारी वर्क साइट मेजर सिटी से इतने दूर है कि हम हॉस्पिटल को रीच नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन वर्कर्स को पता होनी चाहिए और हमने उसी हिसाब से एक्ट करना है। पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पर्सनल राइट्स जो भी थे ये लॉ के मुताबिक जो हमने डिस्कस किए थे, वो भी हम उनको कब बताएंगे? ट्रेनिंग के दौरान उनको बताएंगे कि आपके राइट्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हमने उनको सब कुछ दे दिया, उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया, या उनको ये नहीं बताया कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे। आप सिविल क्लेम नहीं ले सकते अगर आपने क्या नहीं किए, रूल्स को फॉलो नहीं किया। रूल्स कैसे फॉलो करेंगे? जब उन्हें ट्रेनिंग के दौरान रूल्स बताएंगे। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेकिंग रूल्स, ये तो हम पहले बताते हैं कि अगर आप रूल तोड़ेंगे, जैसे मैं अभी आपको कहता हूँ आप नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली फेल हो जाओगे। फिर मुझ पे गिला नहीं करना आप, क्योंकि क्वेश्चन सारे पेपर्स इसी टॉपिक से होंगे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगी, फिर वो पढ़ने के बाद आप ना कर सके तो ये आपकी कमज़ोरी है। ट्रेनिंग की टाइप्स हैं। अगर आपके पास आता है कि कौन से टाइप की ट्रेनिंग्स, एक क्वेश्चन आ चुका है सिनेरियो से कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू, जो भी स्टील कंपनी फॉर एग्जांपल आ गई, टू दिस स्टील वर्कर्स। तो ट्रेनिंग की टाइप्स क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग। जब भी कोई नए वर्कर्स हायर करेंगे हम उनको कौन सी ट्रेनिंग देंगे? इंडक्शन ट्रेनिंग। अगर क्वेश्चन आता है इंडक्शन पैक क्या होना चाहिए, आगे से ट्रेनिंग एक्सप्लेन्ड है हर किस्म की ट्रेनिंग की, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। जॉब चेंज, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कंस्ट्रक्शन में या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा था या ऑफिस एरिया में काम कर रहा था, ऑफिस एरिया में हेल्पर था, अब उसको हमने कहाँ पे हेल्पर लगा दिया? मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, तो उसके क्या चेंज हो गए? हैजर्ड्स चेंज हो गए हैं। हाँ, टाइटल को छोड़ के, टाइटल के साथ हमारा मतलब, लेकिन हैजर्ड्स चेंज हो गया ना। क्यों? जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो गई है। जब भी जॉब चेंज होगी तो उसके साथ हैजर्ड्स चेंज हो गए, और हैजर्ड्स चेंज होंगे तो हम उसको कौन सी ट्रेनिंग देंगे? जॉब चेंज ट्रेनिंग। फिर प्रोसेस जब चेंज होगा, फॉर एग्जांपल हम कोई और मशीनरी यूज़ कर रहे थे, अब हम कोई और मशीनरी ले आए हैं, ठीक है, या कोई प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे थे अब वो नहीं फॉलो कर रहे, कोई प्रोसेस चेंज हो गया है, तो फिर भी हम उसको क्या देंगे? नए प्रोसेस के हैजर्ड्स के रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे। टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी हमने इम्प्लीमेंट की है, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें वर्क साइट पे ले आए हैं, तो हम फिर उस हवाले से भी ट्रेनिंग देंगे। मतलब जो कुछ आपने पॉलिसी में लिखा था कि ये चीज़ें चेंज होंगी तो पॉलिसी रिव्यू होगी, उन्हीं चीज़ों को जहन में रख के आप लिख दें ये इन केसेस में ट्रेनिंग दी जाएगी। या कानून चेंज होगा, ये भी हमने पढ़ा था कि पॉलिसी में अगर कानून चेंज होगा तो हम ट्रेनिंग देंगे। ज़ाहिर है नया कानून
नई रिक्वायरमेंट्स मांगता है, तो उस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करने के लिए हम दोबारा से वर्कर्स को ट्रेन करते हैं। इंडक्शन पैक, व्हाट शुड बी द पार्ट ऑफ इंडक्शन पैक, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए? इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हेल्थ, हमने उनको किस बारे में, वो क्वेश्चन इस तरह करते हैं कि किस हेल्थ एंड सेफ्टी पैक जो है इंडक्शन पैक, उसमें किस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से पेपर में था क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया था? ये क्वेश्चन अभी दिखाया था मैंने, 9th के पेपर में था। किसने कहा है? ये मैथ का पेपर आपको पेपर वाले दिन बड़ा याद आएगा। इंडक्शन पैक ऑफ न्यू अप्रेंटिस, नए अप्रेंटिस जो आ रहे हैं उनके इंडक्शन पैक में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन यही था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, एमरजेंसी प्रोसीजर्स, एमरजेंसी प्रोसीजर ज़ाहिर आपने नए वर्कर को बताना ही है। फर्स्ट एड के बारे में उसको बताना है। एक एजेड में ऐसे हुआ था कि वर्कर्स, जो नए वर्कर्स आए थे उनको, जब उनमें से एक वर्कर हादसे का शिकार हो गया, 2 वर्कर्स में से, फिर उन्हें फर्स्ट एड के बारे में कुछ नहीं पता, 2 एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, तो उन्हें फर्स्ट एड के बारे में किस में पता होना चाहिए। तब भी ये क्वेश्चन आया था कि इंडक्शन पैक में क्या होना चाहिए, या फर्स्ट एड में कौन सी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। फर्स्ट एड का आगे अलग से टॉपिक है। स्पेसिफिक साइट एजेड्स एंड कंट्रोल्स, इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछना सिर्फ। वेलफेयर फैसिलिटीज़ की इंक्लूड होनी चाहिए। सेफ़ मूवमेंट, सेफ़ मूवमेंट का पता है कि मतलब ज्योग्राफी बताओ साइड की, कि कहाँ पे क्या क्या है। फॉर एग्जांपल हमने इन रास्तों से गुजरना है, इन रास्तों से नहीं गुजरना, छलांगे नहीं मारनी खिड़की से। फॉर एग्जांपल स्काफोल्ड्स बिल्डिंग के बाहर होते हैं ना, आप वर्कर्स को कह दें कि आप सीढ़ियों वाले रास्ते से आओ, खिड़की से छलांग मार के स्कैफोल्ड पे कोई नहीं आएगा। तो ये हम क्या बता रहे हैं, उनको सेफ मूवमेंट बता रहे हैं, ठीक है। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, अगर आपकी मौजूदगी में कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, उसको किस प्रोटोकॉल के तहत हमने क्या करना है। सेफ मूवमेंट में ये चीज भी आएगी जो स्मॉल व्हीकल या बिग ट्रक वगैरह बिग मशीनरी के लिए अलग पाथ बने हुए, पेडेस्ट्रियन के लिए, वो भी सारी सब कुछ आएगा, हर किस्म की मूवमेंट, चाहे वो व्हीकल्स की मूवमेंट है, चाहे इंडिविजुअल की मूवमेंट है। कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स, कि आपने अगर कोई कंसल्टेशन करनी है, किसी से बात करनी है, कुछ कन्वे करना है, वो कैसे करना है। ये नहीं है कि डायरेक्टर गाड़ी से उतरे, आप बाकी उसकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए, उतरो मेरा ये मसला है, ठीक है। तो हमने उसको अरेंजमेंट्स बतानी है। सेफ्टी रूल्स साइट के, जैसे वो मोबाइल फ़ोन प्रोहिबिटेड था, वो क्या था, सेफ्टी रूल था, वो बताने हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये कोई एक बंदा गिन के बताए कितने हैं। सेफ वर्किंग परमिट्स, ठीक है, कि सेफ वर्किंग और परमिट्स, परमिट टू वर्क सिस्टम या सेफ वर्किंग परमिट्स कहाँ पे किन वर्क्स में नेसेसरी है, ठीक है। कोई अप्रेंटिस भी जब इंडक्शन पैक लेगा तो आप उसको अगर कोई ऐसा काम करेंगे जो इसमें नहीं है शामिल, तो वो क्या कहेगा आपसे, वो कहेगा कि यार मुझे ये काम करना अलाउड नहीं है, या मेरे इंडक्शन में ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी, मुझे क्रेन ऑपरेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि इंडक्शन में बताया गया कि सेफ वर्किंग करनी है, और जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप ये मशीन नहीं चला सकते। रिस्क असेसमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, लाजमी तौर पे जो भी रिसेंट रिस्क असेसमेंट होगी वो आप अपने इंडक्शन पैक में अपने वर्कर्स को लाजमी तौर पे देंगे कि हमारे रिस्क असेसमेंट के कौन, जो रिस्क असेसमेंट आप लोग बना रहे हैं, जब भी आप अपनी उस कंपनी में नया वर्कर हायर करेंगे, आप उसको रिस्क असेसमेंट के हिसाब से बताएंगे कि हमारे कौन कौन से साइट पे रिस्क मौजूद है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, कि वो अपनी 6 माह बाद करते हैं, साल बाद करते हैं, या कोई स्टैंडर्ड है इसका? एनुअल स्टैंडर्ड है, लेकिन वेरी तब करता है जब लीगल वही वाली चीज़ें जो चेंज हो, जो आपको बताई हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर, न्यू मशीनरी, लॉज, ये चीज़ें चेंज हो, रिस्क असेसमेंट अर्ली होती है। नॉर्मली एनुअल है, रिस्क असेसमेंट एनुअल है, लेकिन कुछ बहुत ही रेयर कोई कंपनी हो जो 6 मंथ में रिस्क असेसमेंट करती है। रिस्क असेसमेंट बड़ी कंपनीज़ में बड़ा टफ जॉब होता है। नॉर्मली ऐसे भी सेफ्टी ऑफिसर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जो आपको मैंने कहा था पॉलिसी की कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, वो तो चलती रहती है। रिस्क असेसमेंट एक अलग से प्रोसेस है ना, जिसको एक ख़ास इंटरवल पे किया जाता है, कि ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमने रिस्क असेसमेंट हर एनुअल एक बार ज़रूर करनी है, तो कंपनीज उसी के साथ वो चलती हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रखना होता है, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ चेक करती हैं। सर, जो किसी भी कंपनी के अंदर जो रिस्क असेसमेंट बनाएगा, जो एजेंसी का पूरा डिपार्टमेंट बनाएगा? लाजमी नहीं है, कोई एक नॉर्मली सेफ्टी ऑफिसर करता है रिस्क असेसमेंट। सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, जो भी आप सेफ्टी का बंदा करता है, सुपरवाइज़र कर ले, डिपेंड करता है कि कंपनी किस साइज़ की है।
ठीक है। अगर एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर एक बड़ा, हाँ, नीचे सेफ्टी ऑफिसर है, सब कुछ डिपेंड करते हैं। अब किसी कंपनी में है ही एक सेफ्टी ऑफिसर, फिर कौन करेगा? तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। सर एक मेन जो बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसकी इंडक्शन और ओरिएंटेशन में थोड़ा फर्क बता दें। फर्क क्या है या एक ही चीज? इंडक्शन और ओरिएंटेशन एक ही चीज़ है। ओरिएंटेशन नॉर्मली हम जब कोई किसी जगह आप जाते हैं, उस जगह जो आपको ब्रीफिंग दी जाती है वो ओरिएंटेशन है। इंडक्शन एक ट्रेनिंग की टाइप है, ठीक है। ओरिएंटेशन ब्रीफिंग है जी। वो उसका बेसिक डिफरेंस क्या है इंडक्शन और यही है ना, ओरिएंटेशन सिर्फ ब्रीफिंग है। ओरिएंटेशन में हम ब्रीफिंग करते हैं ना, अपनी कंपनी के रूल्स लॉ ब्रीफ करते हैं। इंडक्शन में यही चीज? इंडक्शन में हम ट्रेन कर रहे हैं ना। ये इंडक्शन का मतलब है स्पेसिफिक, दो डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है इंडक्शन। कहते हैं कि इंडक्शन एक ही चीज है, बात कहते हैं, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक कौन सा पार्ट है जिसमें ये दोनों डिफर करते हैं आप? वो इंडक्शन जो है वो ट्रेनिंग्स की टाइप है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो है वो ट्रेनिंग की टाइप नहीं। ओरिएंटेशन शॉर्ट प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़, आज आप आए, आपको मैंने ओरिएंटेशन देनी है, 1 या 2 दिन में मैं कंपनी का सब कुछ बता दूंगा, ओरिएंट कर दूंगा। अब इंडक्शन में फर्स्ट एड ट्रेनिंग अलग दिन होगी। अच्छा, जो सबसे पहले ओरिएंटेशन और इंडक्शन आप मिला ही नहीं सकते, तो चीज़ें ही डिफरेंट है बिल्कुल। ओरिएंटेशन तो ब्रीफिंग है, कंपनी की सिंपल ब्रीफिंग है। ओरिएंटेशन मतलब कि आप कोई भी इस तरह का काम हो रहा है ना, तो आप उधर नए गए हैं तो कोई भी एचएससी ऑफिसर आएगा, वो आपको उसकी जगह के बारे में बताएगा। मतलब कि उधर बताएं तो इधर 2 एक्सीडेंट है, 3 करवाते हैं, कोई इमरजेंसी लगता है। इसके बारे में उस्मान, मैं इसके बारे में डिटेल पढ़ को आपको इससे बेहतर आंसर दे दूँगा। मैं बहुत सी चीजें वे क्या एक पॉइंट मिल जाए डिफरेंट है ना वो। इंडक्शन के अंदर ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन में ट्रेनिंग नहीं होती। ये लंबा प्रोसेस, खैर मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। बात तो नहीं कर रहे लड़के के न्यू बनेंगे तो इंडक्शन भी न्यू एम्प्लॉय के लिए होती है, जिनको पता है तो उनको तो जरूरत नहीं बताने की, वो चीज उसमें एक कंसेप्ट है वो। अच्छा, ये 14 पॉइंट्स हमारे पास आ गए इंडक्शन के। अगर इंडक्शन पैक के 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लाजमी नहीं है कि 14 के 14 आपके फिट हों। अगर वो कहते हैं स्पेसिफिकली इस कंपनी के अंदर, स्टील वर्क्स के अंदर, आप इंडक्शन पैक में क्या होना चाहिए। अब जब आपने सिनेरियो पढ़ा था तो आपने फ्लॉज आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वर्कर्स को हायर किया गया था उन्हें सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया गया था, तो ये देखो सेफ्टी रूल्स लिखा हुआ है। अब ये चीज़ हमने दोबारा इंक्लूड नहीं करनी, हमने इंडक्शन की वो चीज़ें बतानी है जो होनी चाहिए थी उस कंपनी में और यहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे वो हुई नहीं है, ठीक है। इसका कंपैरिजन बना के एक इंडक्शन पैक आपने बनाना है। बड़ा आसान है, ये स्लाइड खोल के सामने आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, अक्सर आता है। पेपर का जो 40% हिस्सा है वो सिनेरियो सही तरीके से समझ के आपका सॉल्व हो जाता है। आपने सिनेरियो 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर पॉइंट सिनेरियो के अंदर से ही वो हाँ, लेकिन आप चीजें क्लियर हो 40%। कंपनी के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पेपर नहीं, बेशक आप ये सब कुछ छाप दें, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि यार एटीट्यूड उसका सही नहीं था, उसकी कॉम्पिटेंस ठीक नहीं थी, उसकी रिस्क परसेप्शन ठीक नहीं थी। तो ये कहता है कौन से फैक्टर्स मिलकर सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल हमने इन्फ्लुएंस के बारे में बात की थी, पीयर प्रेशर के बारे में बात की थी। तो अब ओवरऑल सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना चाहता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को चेंज करते हैं, पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, नेगेटिव की तरफ। तो सबसे पहली क्या चीज़ है हमारे पास? जॉब है कि आप कौन से काम पे हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता था, मैंने क्या बताया था? ऑर्गेनाइजेशन में हर बार बताता हूँ, हर बार इस लफ्ज़ को मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा हिरार्की जो है, हाँ, जो आपके पास मैनेजमेंट है, कौन कौन से लेवल, किस किस लेवल पे कौन कौन कैसे कैसे बिहेव करता है, ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ इंडिविजुअल खुद इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जॉब, सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर की बात हो रही है, इससे क्वेश्चन एक ना एक फ्रीक्वेंटली आता रहता है, एक बार छोड़ के एक बार लाजमी आता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन और आखिर में इंडिविजुअल खुद। पिछली बार नहीं आया, उससे पहले आया एक बार, आता रहता है फ्रीक्वेंटली। मतलब मैं पिछले 2 साल से मुसलसल पेपर्स देख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में देखता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली। इनमें से लीडरशिप का क्या फेलियर था, ये चीज़ें आती रहती हैं। अब लीडरशिप फेलियर का मतलब क्या है, किसका फेलियर? ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर, ठीक है, क्योंकि लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन है ना,
कि कौन क्या करता है। अब सबसे पहले आ गया सेफ्टी कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या है? सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर सारे के सारे ही कोई सेफली बिहेव नहीं करता तो क्या होगा इसका असर? वर्कर सेफली बिहेव नहीं करेगा। कोई छलांगे मार रहा है, कोई रास्ते में जगह आती है उससे जंप कर रहा है, कोई इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा, परवाह नहीं कर रहा। जैसे हम सारा दिन रोड के ऊपर एक खड़ा है, बाइक इधर उधर से करके गुजार लेते हैं। क्यों? ये हमारा क्या है असल में? ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, हमारी कंट्री का फैक्टर ऐसा है जिसको हम ने अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, कल्चर बन गया है। ठीक है, जैसे उस दिन जापान वालों ने जो है ना वो किया है फीफा के मैच के बाद सारी सफाई की है। फीफा की कोर पोस्ट आई थी, उनका जो अपना ड्रेसिंग रूम होता है ना, वो भी मैच खत्म होने के बाद सारा उन्होंने क्लीन अप करके, क्या उनका कल्चर ही ऐसा जापानीज का। हाँ, वो लोग किसी शादी पे किसी दावत पे जाते हैं, जब वो दावत ख़त्म होती है उसके एंड पे सारे अपनी अपनी प्लेट्स अपना जो कुछ है डिस्पोजेबल, मोस्टली जापान वाले इस तरफ वाले इस कल्चर पे चले गए हैं, वो उसी वक्त सारे डिस्पोज करते हैं, सारा एरिया साफ़ करते हैं, आखिरी 10 मिनट में एवैक्यूएट करते हैं तो पता भी नहीं चलता वहाँ पे कोई आया था। ये क्या चीज़ है असल में? स्टूडेंट्स अपने वॉशरूम स्कूल्स के वहाँ पे स्वीपर की वो खुद मतलब उसको साफ करते हैं, खुद क्लीन करते हैं, मतलब उनका एजुकेशनल एक पार्ट है ये इस चीज़ को। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अगर इस कल्चर को प्रमोट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हम अपने घर से स्टार्ट लें। ठीक है, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर दूसरा क्या है? कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमिटेड है और लीडरशिप कितनी पावरफुल है। ठीक है, अब लीडर खुद ही सेफली बिहेव नहीं करता, वो खुद जब कहेगा कि यार तुम लोग ऐसे करो, छोड़ो सेफ्टी को और काम पूरा करो। ठीक है, जब इस सिचुएशन पे आप पहुंचेंगे तो क्या होगा? नेगेटिवली आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सेफ्टी नहीं रहेगी। वो कहेंगे खैर है। रिसोर्सेज अवेलेबल। रिसोर्सेज की बात मैं हमेशा करता हूँ, अब एक कंपनी के पास हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के रिसोर्सेज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल सिनेरियो में लिखा हुआ है कि कंपनी को रिसेंटली कोई लॉस हुआ है जिस वजह से अब कंपनी सेफ्टी को लो प्रायोरिटी रख लिया ताकि पैसे ज़्यादा बचा सके। इसका क्या मतलब है? उनके रिसोर्सेज की उनके पास कमी है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर आप एकदम से आइडेंटिफाई कर लोगे इनके पास किस चीज़ की कमी है? रिसोर्सेज की। फिर वर्क पैटर्न्स या शिफ्ट पैटर्न्स जिसे आप कहते हैं, किस पैटर्न में काम होता है, कितनी शिफ्ट्स होती हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करता है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 घंटे काम हो रहा है, 6 घंटे में से आधे घंटे की एक ब्रेक है, फिर वो दोबारा से कॉफ़ी ब्रेक देते हैं, टी ब्रेक देते हैं, एंटरटेनमेंट ब्रेक देते हैं, वहाँ पे वर्कर्स कैसा ज़बरदस्त काम करेंगे। मतलब एक ओवरऑल बात करो, एक ऐसी है जहाँ पे आप 12-14 घंटे मुसलसल उनसे गधों की तरह काम करवाते हैं, फिर क्या होगा? अल्टीमेटली मेंटली टॉर्चर्ड होंगे, काम भी ठीक नहीं करेंगे, शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, हाँ, जुगाड़ लगाएंगे और एक्सीडेंट्स होंगे अल्टीमेटली। कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मौजूद है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुई तो क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है कि वर्कर को जब पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरी ड्यूटीज क्या। सीधा मैंने सुपरमार्केट वाली मैंने आपको सिनेरियो बताया, उनको हायर करके सीधा भेज दिया 20 वर्कर्स को कि मार्केट में काम करो, उन्हें क्या पता? कम्युनिकेशन नहीं है। इस कम्युनिकेशन पे सवाल भी था जो मैं आपको बता रहा था, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से एक्सीडेंट कैसे हुआ। लेवल ऑफ सुपरविजन, हाँ, देखने वाला भी किस लेवल पे? मैनेजर लेवल पे कौन है? हाँ, डायरेक्टर लेवल पे, खुद को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। उस्मान खुद बिल्कुल इंडिविजुअल में है। नहीं, मेरा मतलब है कि जो टॉप कि वो खुद कितनी कॉम्पिटेंट है इसमें सुपरविजन में। हाँ, सुपरविजन हर लेवल पे आपको कैसा सुपरविजन मिल रहा है। पीयर ग्रुप प्रेशर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पीयर ग्रुप प्रेशर कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली। कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, अब वर्कर्स को कोई इंपॉर्टेंस ही ना दी जाती है कंपनी में तो अल्टीमेटली वो ऐसे एक्ट नहीं करेंगे जैसे उनसे एक्ट करवाया जा सकता है, जैसे उनसे काम लिया जा सकता है। ठीक है, एक अगर वर्कर को आप थर्ड क्लास समझोगे, उसकी कंसल्टेशन उसकी राय की अहमियत को नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा? वर्कर मुझे मतलब अपनी सैलरी से इसका नुकसान होता है, कम नहीं कर जाए, अगर तो उसे वर्कर को अहमियत नहीं मिलती तो ये क्लास एक बहुत बड़ा। अब जब यूके में जो काम हो रहा है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे बात आती है, एक फॉर एग्जांपल एक स्टोर का मालिक है, उसको चाहिए होता है काम, या किसी होटल का मालिक, फिर वो क्या करता है? इन चीज़ों को वायलेट करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो इसका मतलब समझती हैं कि इसके ज़रिए हमें फ़ायदा क्या है। मैं इस पर पूरे थीसिस भी लिख चुका हूँ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो वो चीज़ बड़ी काउंट होती है कि वर्कर्स से अच्छी तरह काम लेने के लिए उन्होंने स्पेशली प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजर्स
और इस तरह के मैनेजर्स और साइकोलॉजिस्ट हायर किए होते हैं कि वर्कर्स से कैसे अच्छे तरीके से मैक्सिमम काम निकालना है मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके। आखिर में क्या चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग नहीं दी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, जिनके फेलियर की वजह से, फिर इसमें से आप देखेंगे कौन कौन से वहाँ पे मैच नहीं हो रहे। सिंपली आप लिखोगे द वर्क पैटर्न्स वर पुअर, लाइक कि उनकी शिफ्ट पैटर्न बहुत हाई था, उनमें कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। फिर ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे अपने आंसर में या इनको हेडिंग देंगे किसी भी तरह। ये वर्ड्स एग्जामिनर को ऐसे नज़र आने चाहिए जैसे ये उस आंसर की जान है, और बाकी एविडेंस वो एक दो एविडेंस पढ़ेगा, तीसरी जगह वो कहेगा यार ये बंदा कॉम्पिटेंट है, इसकी एविडेंस पढ़ के मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया करता, सारे मार्क कर देगा मेजर वर्ड्स देख के। ठीक है, जॉब फैक्टर्स। टास्क क्या होता है, ये आपके मुझे कॉल कर टास्क हाँ कोई काम आपकी कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, मैं आप पे ऐसा काम डाल रहा हूँ जो आप जो करने के काबिल नहीं है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिवली। लेकिन आपको आपकी वर्थ के मुताबिक मैं आपको टास्क दूंगा, इजी टास्क होंगे, आप कर सकते होगे, आपकी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक होंगे। प्लम्बर को प्लम्बर का काम दूंगा, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन का काम दूंगा, हैवी मैनुअल हैंडलिंग का काम अच्छे जो हैवी मैनुअल हैंडलिंग वर्कर्स हैं उनको दूंगा, तो फिर हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। तो जॉब फैक्टर्स और क्या, सीधा सीधा नाम सुनते जा, वर्कलोड, उन्हें उनकी हैसियत के मुताबिक वर्कलोड देना चाहिए, एक्सेसिव काम नहीं देना चाहिए। जिनमें नेगेटिव सिनेरियोज होंगे सीधा लिखा होगा कि वर्कर से डबल काम लिया जा रहा था, ट्रिपल लिया जा रहा था, जो भी। एनवायरनमेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए, या किसी ऐसी इंटेंस कंडीशन में, अब लाजमी नहीं है जो वर्कर इधर 8 घंटे काम कर रहा है उससे सराह में या किसी सख्त जगह पे भी 8 घंटे काम लिया जाए। हमारे पास एक इंजीनियर था सिविल, उसकी जॉब लगी FWO में, लेकिन उसकी उन्होंने रिक्रूटमेंट कर दी उधर स्कर्दू और गिलगित के रास्ते में किसी साइड एरिया में। अच्छी खासी 1 लाख रुपए सैलरी वो छोड़ के आया। वो कहता है मैं वहाँ पे तंग हो गया था, ना कोई इंसान नज़र आता था ना कुछ, सारा दिन साइड पे खड़े रहो, धूप में धूड़ ही धूड़ है, मट्टी है, बंदा तंग हो जाता है। तो जॉब क्यों छोड़ के आया था, अपनी एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, हालांकि आर्मी की जॉब थी, सैलरी थी, रेपुटेशन थी, प्रोटोकॉल था, सब कुछ था, लेकिन एनवायरनमेंट उसको पसंद नहीं आ रहा था। डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स हैं, इसमें क्या आएगा, कौन से डिस्प्लेज और कौन से कंट्रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब फैक्टर्स हैं, कैसे कंट्रोल्स वो आपके लिए इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, कि आप जो कंट्रोल्स लिख रहे हैं रिपोर्ट में भी, उनमें से कौन से कंट्रोल्स आपके लिए इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, जॉब का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आखिर में प्रोसीजर्स है, कंपनी किन प्रोसीजर्स के तहत काम करती है। अब हम एक कंपनी है जिसमें साइड पे घूमने के लिए छोटी मोटी व्हीकल्स दी हुई हैं, जैसे गोल्फ की गाड़ियाँ होती हैं, या कोई प्रोटोकॉल प्रोसीजर्स अच्छे दिए हुए हैं, उनके लिए सेफ्टी, उनके लिए रिफ्रेशमेंट, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, तो वो जॉब फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन वो जॉब जहाँ पे अच्छे प्रोसीजर्स नहीं है, जॉब वर्किंग प्रोसीजर्स ठीक नहीं है, मैनुअली ज़्यादा काम लिया जा रहा है, फोक लिफ्टर या ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो उन प्रोसीजर्स में जॉब फैक्टर नेगेटिवली वर्कर को बिहेवियर को, सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स का क्वेश्चन 4 से 5 दफ़ा मैं इस साल के अंदर देख चुका हूँ। ठीक है, कि कौन से इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो इंसान को, मतलब इंसान के अपने कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको मजबूर करते हैं कि वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली हेल्थ एंड सेफ्टी पे बिहेव करे। सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस हम पढ़ चुके हैं, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि उसने नॉलेज है, उसके पास ट्रेनिंग है, एबिलिटी है। आप कॉम्पिटेंट बंदे को उसकी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक काम दोगे तो वो पॉजिटिवली काम करेगा। लेकिन अगर सिनेरियो में ऐसा लिखा हुआ है कि बंदा किसी और फील्ड का है, उसको किसी और फील्ड का काम दिया, तो ये क्या है, उसकी कॉम्पिटेंस को डिस्ट्रॉय करता है। या फिर कोई नया बंदा है जो इस काम से वाकिफ़ नहीं है, जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि एक नया बंदा, नहीं ये एग्जांपल मैंने आपको नहीं दी, एक थी ऑयल रिग पे 2 बंदे की हैं, एक यंग वर्कर था। उसने क्या किया, वहाँ पे जाकर उसने सीनियर वर्कर को कहा कि आओ जल्दी से जाते हैं, साइट देखते हैं, काम शुरू करते हैं, जल्दी ख़त्म होगा तो हम लॉन्ग वीकेंड ले लेंगे, 2 छुट्टियाँ कर लेंगे। तो उसमें क्या साबित होता है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या थी,
लो थी। वो जो यंग वर्कर था और जो सीनियर वर्कर था जिसने उसकी बात मानी, उसकी कॉम्पिटेंसी भी लो थी। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे उसको, ये सिनेरियो मैं आपको भेज दूंगा, आप सिनेरियो देख लेना, अभी खोलने में टाइम ज़ाया होगा। स्किल्स भी कॉम्पिटेंस का ये किस्सा है कि उसके पास नेसेसरी स्किल्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल कौन सी स्किल्स? वर्क रिलेटेड स्किल्स भी, प्लस स्ट्रेस को मैनेज करने की स्किल्स, वो कैसे प्रेशर में काम करना जानता है, उसको वर्कलोड कैसे बियर किया जाए। अब सब सारे लोग वर्कलोड एक तरह बियर नहीं करते। अब हम लोग पीछे शिप पे गए हैं तो शिप का जो कैप्टन था, लेफ्टिनेंट जो शिप का इंचार्ज था, वो कह रहा था कि जब मैं शिप पे जाता हूँ 20-20 दिन मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं होती, मैं नॉर्मल रहता हूँ। जबकि नए जो वर्कर्स हैं या ये जो यंग वर्कर्स हैं जो शिप पे नए नए रिक्रूट होते हैं, उन्हें वोमिट भी आती है, उनसे खाया भी नहीं जाता, वो शिप में तंग भी होते हैं। क्या वजह है? उनकी स्किल कम है, क्योंकि उनके पास ना कॉम्पिटेंसी आई है ना स्किल आई है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट है वो तो ट्रेनिंग लेके आया है ना। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो प्रॉपर 2 साल की सी में ट्रेनिंग लेके आया है, उसके बाद वो इस लेवल पे आया कि वो अब शिप को लीड कर रहा है। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा ट्रेंड है। तो स्किल इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी, हम अक्सर कहते हैं कि इस इंसान की अपने तक होती है कि वो गलत काम की तरफ जाए या ना जाए। तो वो इसकी पर्सनैलिटी और उसका एटीट्यूड होता है। उसकी अपनी पर्सनैलिटी है कि वो एक चीज़ को पसंद करता है या नहीं करता। ठीक है। तो कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो हम उसे कहते हैं उकतावला होना, या क्या कहते हैं उर्दू में, क्या लफ्ज़ होता है इसके लिए? तावले के लिए कोई लफ्ज़ होता है, बेसब्रा होना या कोई इस किस्म के, हाँ, जल्दबाज होना, ये लफ्ज़ है। उनकी पर्सनैलिटी क्या है? जल्दबाज वाली पर्सनैलिटी है। वो जल्दी कोशिश करते हैं काम की तरफ जाऊँ, मैं काम ख़त्म करूँ। जबकि एक स्किलफुल और कॉम्पिटेंट बंदा जो होगा वो क्या करेगा? वो टाइम लेगा, सोचेगा काम के हिसाब से। अब अक्सर आप जो किसी सीनियर बंदे को या अपने पेरेंट्स को कोई बात मनवा रहे होते हैं वो नहीं मान रहे होते, या वो सब क्योंकि उनकी फॉर साइटेडनेस होती है, उनको वो चीज़ें भी पता होती हैं जो आपको नहीं पता होती। उनकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से ट्रेंड, उन्होंने दुनिया देखी होती है, तो वो आपकी बात को अग्री नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी एटीट्यूड है। अब आर्मी के अंदर जो ISSB होता है उसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, मोस्टली लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वैसे नहीं होते कि जो उनको चाहिए, जो उनके ऑर्डर्स के मुताबिक चले, उनकी बात सुने। अब गुस्से वाला बंदा या एग्रेसिव बंदा वो नहीं रख सकते। सब्र वाला बंदा, बेशक दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आप गोली भी चला सकते हैं, आप बंदूक भी आपके हाथ में, लेकिन समझदारी ये कहती है ऐसा नहीं करना। तो आप एग्रेशन या गुस्से में आकर वो काम नहीं करेंगे। ये उनका क्या होता है? पर्सनैलिटी, एटीट्यूड उनका जज किया जाता है। फिर एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड और पर्सनैलिटी एक ही चीज़ में आते हैं। ठीक है। एटीट्यूड मतलब वर्कर ने कहा कि आओ जल्दी से काम करते हैं, हाँ बिल्कुल, कामचोरी या जल्दबाजी या इस तरह का जो भी, जिसको भी आप एटीट्यूड के ज़मरे में ला सकें वो उसका एटीट्यूड सिनेरियो में लिखा होगा। वहाँ से आपने सिर्फ, अब ये वाले जो वर्ड्स आपके आएंगे, ये वाले, ये आपके वर्ड्स हाईलाइटेड आने चाहिए कि नज़र आए वर्कर को कि आपने बुक से लिखा है। अब हो सकता है आप ठीक भी लिखते हैं लेकिन ये वाले वर्ड नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा उसको। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इन वर्ड्स के बाहर होंगी। अब किसी भी तरह रिलेट करके, कॉम्पिटेंसी पे रिलेट करके, एटीट्यूड पे या स्किल्स पे बात लेके आएंगे कि कैसे उसके स्किल ठीक नहीं थे। मोटिवेशन, जब बंदा मोटिवेटेड, वो क्यों कहते हैं कि वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी। अब आप ऐसे काम में चले जाएंगे, बेशक आप लायक हैं, आपने पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल, जो भी, डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो उस लेवल पे काम नहीं करेगा। एक बंदा लायक भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने काम के लिए मोटिवेटेड है तो वो अच्छे तरीके से उसमें, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और मोटिवेट करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं? रिवॉर्ड्स होते हैं। या मोटिवेशन किस किस टाइप की होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव। हर वक्त आपको डांट पड़ती हो काम करने के बावजूद भी, ना करने के बावजूद भी, फिर आप क्या होते हैं? नेगेटिवली आप मोटिवेट होते हैं, आप डीमोटिवेट होते हैं। ठीक है। रिवार्ड्स इंसेंटिव मोटिवेशन को बढ़ाते हैं कि यार अगर मैं इतना काम करूंगा, ये वाले टारगेट्स अचीव करूंगा तो मुझे बोनसेस मिलेंगे। फिर आप खुशी से, अदर देन योर पर्सनल सैलरी या जो भी आपको रिवार्ड्स मिलने हैं, उसके अलावा जो एक्सेसिव रिवार्ड्स हैं उसकी वजह से आप क्या होते हैं? पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट का लफ्ज़ ही पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर आ गया तो वो डीमोटिवेट होगा। ठीक है। अभी तो 100 स्लाइड्स हैं, आज 12 तक आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस ये अभी 50
102 स्लाइड्स है ना, 110 हैं, 55 हम आज करेंगे, अभी 37 हो गई हैं, मैं तेज़ जाता हूँ। एटीट्यूड पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग होता है, किसी चीज़ को वो कैसे इंटरसेप्ट करता है। अच्छा, एक लफ्ज़ और आएगा रिस्क परसेप्शन, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, वो भी आ जाएगा, ठीक है। और ये किस तरीके से चेंज किया जा सकता है एटीट्यूड। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि हाउ इंजर्ड वर्कर्स एटीट्यूड कोड हैव बीन चेंज्ड, तो हम कैसे चेंज करेंगे? एजुकेशन और ट्रेनिंग के ज़रिए, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस के ज़रिए, कोई इम्पैक्टफुल चीज़ें उनके सामने लानी है जो उनके ऊपर असर डालें, ठीक है। जैसे ब्रेन वॉशिंग जिसे आप कहते हैं, उनका ब्रेन उस तरफ लेके आना है कि आप उनको मोटिवेट कर सकें। आर्मी वालों को मोटिवेट करने के लिए आर्मी रिलेटेड मूवीज़ या ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आप मोटिवेशन के लिए हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस लाएंगे। फिर एनफोर्समेंट, फिर दूसरा तरीका क्या होता है, जब ज़ुबान से कोई ना माने तो फिर हम डंडे का इस्तेमाल करते हैं, एनफोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। कंसल्टेशन, कि चलो सारा अपना नहीं मनवाना, थोड़ी सी उनकी भी मान ली, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट, कि जब मैं आप लोगों को ही उस चीज़ का पार्ट बना दूंगा तो फिर आप इन्वॉल्व होंगे, आप समझेंगे कि यार ये टास्क क्यों करना है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो वो क्या था? एटीट्यूड था, रिस्क परसेप्शन। अच्छा, सेंसेस कौन से हैं हमारे? ये सारे सेंसेस लिखे हुए हैं, हम परसीव करते हैं 5 सेंसेस के ज़रिए, वो सेंस लिखे हुए हैं। तो अब परसेप्शन हर किसी की डिफरेंट है। अब किसी को शलजम अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते, क्यों? उनकी जो टेस्ट की परसेप्शन है वो डिफरेंट है। किसी को वो टेस्ट अच्छे तरीके से वो परसीव करता है, वो कहता है शलजम मुझे अच्छे लगते हैं। किसी के टेस्ट के जो बर्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से उसको परसीव नहीं करते। ये क्या है? उनकी सेंस की परसेप्शन है। इसी तरह रिस्क को परसीव करने के लिए भी हम किसी को कहते हैं ये समझदार आदमी है, ये समझदार आदमी नहीं है। किस बिना पर? इसकी बिना पर, रिस्क परसेप्शन नहीं, लेकिन परसेप्शन की बिना पर कि वो चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके, अंडरस्टैंड करके स्टोर कर रहे हैं, कुछ लोगों के सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, ठीक है। ये सब की अपनी अपनी, किसने यस कहा है? सर से गुजर है, अच्छा, ठीक है। तो रिस्क परसेप्शन हम सेंसेस की बिना के, बस जो छोटा सा मजाक जब ख़त्म हो जाए फिर आगे कंटिन्यू किया करें। रिस्क परसेप्शन हम अपने सेंसेस की बिना पर, अपनी समझदारी की बिना पर करते हैं। अब हर वर्कर की रिस्क परसेप्शन डिफरेंट होती है, जो जितना परसीव करता है वो उतना आगे जाता है, ठीक है। स्क्वायर काउंट करें, हाँ, स्क्वायर के अंदर से भी स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर जोड़ के भी स्क्वायर बन सकता है। मैक्सिमम कितने स्क्वायर बनते हैं? क्यों? ये एक सबसे बड़ा जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है? सारे अपने अपने जहन में करो, फिर मैं पूछता हूँ। 1 मिनट जहन में करो उस्मान, जहन में करें अपने, बस जहन में करें, मुझे ना बताएं, मैं पूछता हूँ। मैंने कहा जहन में करें, इतनी बात आपको, आपकी परसेप्शन यहीं पे नहीं है कि मैंने एक बात कह दी है जहन में करें, फिर भी आप बोल रहे हैं। किस किस ने गिन लिया? हाथ खड़ा करें, बस मैं पूछता हूँ। कितने हैं? 20 है? कैसे? सर एक इस तरह, हाँ, 4 4 16 हो गए, ये तो सीधे 16 हो गए। तो सब ने अपना अपना डिफरेंट परसीव किया है, ठीक है। मेरे मुताबिक 21 है, ठीक है। 21 कैसे है? एक तो ये सबसे बड़ा खुद है, फिर 4 ज़रबे 4 16 और 1 17। अब इसको देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये, 17 और 4, सेंटर वाले को गिनो। सेंटर वाले को, फिर नीचे वाले को ले, नीचे वाले को नहीं ले सकते, सेंटर वाला ले सकते हैं। सेंटर वाला है ना, सेंटर वाला, एक सर आप ये ले लें, एक ये आ गया, अच्छा, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, दो, ऐसे ले लें, एक ये ले लें, हाँ, मतलब बस ठीक है, इसका मुकाबला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सबकी परसेप्शन डिफरेंट है। किसी ने 16 गिने हैं, किसी ने 21 गिने हैं, किसी ने 22 गिने हैं,
ठीक है, ठीक है, बस इधर ध्यान दे लेक्चर। मैंने तो ये जो इसका प्रोजेक्ट है वो प्रिंट आउट उसको भी देना है साथ में। किसको? बस ठीक है, वही कह रहा हूँ। असल मकसद इसका पर्पस सुनो। कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ अब इस बात को छोड़ दें, इसका पर्पस सुने। पर्पस ये था कि हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट है, ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से चीज़ को परसीव करता है। तो यही रिस्क परसेप्शन के हवाले से भी है, उसकी टास्क देने का मतलब ये है। अच्छा, फैक्टर्स कौन से हैं जो रिस्क परसेप्शन को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं? ये जब सवाल आएगा तो आप लोग मुझे स्लाइड बताएंगे, स्लाइड से, ठीक है। बीमारी, स्ट्रेस, फटीग। अच्छा, जो सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा था उसमें, और एक और जो सिनेरियो आपको मैंने बताया था जिसमें एससी वाला था, जिसमें दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं, इन दोनों में जो रिस्क इन्वॉल्व, फैक्टर इन्वॉल्व था वो ये था, फटीग और स्ट्रेस, ठीक है। फटीग मतलब थकावट। ड्रग्स एंड अल्कोहल, कोई नशे में होगा इस बार, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आएगा, ड्रग्स को इन्वॉल्व करेंगे वो लोग। फटीग से हमारी नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, वो फटीग बैग नहीं है, वही फटीग का असल इंग्लिश का वर्ड है फटीग। फटीग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जब कोई बहुत ज़्यादा काम करता है जो पेन पैदा होता है उसको फटीग कहते हैं। हम तो उसको शानी के उसमें इतना कर सकते हैं। जी जी, सामने देखो सुनना है आपने? ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी नहीं, रिस्क परसेप्शन को प्रीवियस एक्सपीरियंस भी क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली आपने कुछ, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं 3 बार ऐसे कर चुका हूं, कुछ नहीं होता, वो क्या है? वो आपकी रिस्क परसेप्शन प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग और एजुकेशन, ये तो लाजमी बात है। अब जिसने बैचलर्स किया हुआ है, जिसने एफएससी की हुई है, जिसने मैट्रिक की हुई है, या जिसने डिप्लोमा, या जिसका एक्सपोजर अब्रॉड का है, बाहर की किसी कंट्री का है, तो उन सब की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ पीपीज भी रिस्क परसेप्शन को कैसे, पीपीज कैसे, पीपीज तो अच्छी होती है, ये रिस्क परसेप्शन को कैसे डिक्रीज करेगी? कोई भी चीज़ आप प्रॉपर वे में ना पहन सको फिर उससे ये अगर कोई पहन ले, इसका इस्तेमाल अगर कोई करेगा उसके साथ क्या होगा? जी बिल्कुल, नहीं करेगा तो वो तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, पहला हो जाएगा। कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्या होगा? अगर उसकी तरफ कोई गाड़ी आ गई है, बोट आ गई है, कोई चीज़ आ गई है, उसे नहीं पता, तो पीपी इसके इस्तेमाल से रिस्क परसेप्शन आपकी, अगर हम पैसे आप सही इस्तेमाल नहीं करेगा हाँ, अगर ईयर प्लग्स पहने हैं तो फिर भी वो सुन सकते हैं, लेकिन ईयर मफ्स किसी ने पहन लिए उसको फिर नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो रिस्क परसेप्शन पीपी से इस तरह अफेक्ट होती है। फिर वर्क प्लेस कंडीशंस, हाई नॉइस लेवल फिर से आ गई, मतलब पीपीज नहीं भी पहने लेकिन नॉइस लेवल हाई है, तो आपकी रिस्क परसेप्शन, आप इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होंगे, एंजाइटी में होंगे कि आप परवाह ही नहीं करेंगे मैं छलांग किस पे मार रहा हूँ। थोड़ी सी रिस्क परसेप्शन क्या हो जाती है? लो हो जाती है। रीजंस पता चल गए रिस्क परसेप्शन कब चेंज होती है? रिस्क असेसमेंट जो आप कर रहे हैं, ये सीधा सीधा मैं तेज़ तेज़ जाऊँगा, आपको पता है क्या है। सबसे पहले हैज़र्ड, वो हैज़र्ड किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हार्म कर सके। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये सब ने सुननी है। जब मैं लाइकली और सवेरिटी की बात करूंगा, अच्छे तरीके से सुनना। जब रिपोर्ट में लाइकली और सवेरिटी आएगा, या जैसे सवाल था एक स्टूडेंट का कि जब लाइकलीहुड, आप जब हैज़र्ड को कंट्रोल नहीं करेंगे, फौरी तौर पर आपने 1 महीने का टाइम दिया है, 10 दिन का, 20 दिन का टाइम दिया है, उस दौरान वर्कर्स क्या करेंगे या वर्कर्स की क्या कंडीशन होगी? ज़ाहिरी बात है हैज़र्ड तो मौजूद है, फिर भी हम उनसे काम करवाएंगे, वो ख़तरनाक हो सकते हैं। तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका रिस्क कितना है, ठीक है, उसकी लाइकलीहुड और उसकी सिवियरिटी कितनी है। फिर हैज़र्ड क्या होता है? समथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल, दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान देने की सलाहियत रखती हो। और रिस्क क्या है? लाइकलीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द सिवियरिटी। रिस्क का फार्मूला है, पढ़ा हुआ तो सारों ने है ना, मैथ तो पढ़ा ही होगा। आपस में बातें नहीं करनी, चुप होने का ये मतलब नहीं है।
ठीक है, ये फार्मूला याद रख लें कि रिस्क किस चीज़ पे रिस्क कहता है, कोई भी ऐसी चीज़। फार्मूला लिख लिया साहब ने, फिर मैं बताऊं। लाइकलीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द, कितना हार्म कितनी सिवियरिटी के साथ होने का क्या चांस है, वो क्या है, रिस्क है। उसका फार्मूला मैंने बता दिया। जब भी आप जी रिस्क इक्वल टू ठीक है ले लिया पिक्चर। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, रिस्क प्रोफाइलिंग या रिस्क असेसमेंट जो आप करते हैं वो क्या होती है? रिस्क असेसमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई और एक्सेस द रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका लाइकलीहुड और उसका क्या देखते हैं, इम्पैक्ट। या इम्पैक्ट को हमने क्या बताया अभी पीछे फार्मूला में, सिवियरिटी को देखते हैं। द करंट रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल इन प्लेस, ये देखते हैं हम नहीं देखते, किधर देखते हैं? रिस्क असेसमेंट आप सब लोग लिख रहे हैं ना, उसमें हम रिस्क असेस करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम कंट्रोल्स इन प्लेस देखते हैं, ये लिखते हैं ना हम, ऑलरेडी कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ फर्दर कंट्रोल मेजर्स। आप आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, लेकिन अभी आपका एक काम रहता है जो प्रायोरिटाइजेशन है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, आप प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपने कंट्रोल्स दिए हैं उनमें से कोई भी 3 कंट्रोल्स पूरी रिपोर्ट में से आपने प्रायोरिटाइज करने हैं। ठीक है, कि ये कंट्रोल मेजर्स बहुत लाजमी है, इन्हें फौरी तौर पर कंसिडर किया है, उसमें से 3 प्रायोरिटाइज करने हैं, वो अगले पार्ट में होगा। तो रिस्क असेसमेंट क्या है या रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स को एवेलुएट करना, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करना, वही जो रिपोर्ट है उसका स्ट्रक्चर लिखना है आपने, सिंपल, और आखिर में प्रायोरिटाइज करना उन्हीं में से कुछ कंट्रोल्स को। रिस्क असेसमेंट, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग preventive and protective measures by evaluating the risk arising from the hazard, taking into account the adequacy of existing controls, existing controls की adequacy देखते हैं कि वो इस काबिल हैं कि hazard को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं है, और आखिर में and deciding whether or not the risk is acceptable। आप रिस्क असेसमेंट में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे अभी मैंने सवाल खुद ही बनाया था, आपको जो बताया था कि स्टूडेंट ने पूछा है, उसका मतलब ये था कि रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल। अब उसके दरमियान में पूरी एक रेंज है, एक्सेप्टेबल है, इम्प्रूवमेंट चाहिए, या रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आगे उसका ग्राफ आएगा, पता चल जाएगा आपको। रिस्क प्रोफाइलिंग क्या कहती है? नेचर और लेवल बताती है थ्रेट्स की, लाइकलीहुड बताती है, लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रिस्क, के जो रिस्क आपने बताया है कि कितना नुकसान देगा, सिवियरिटी वाली बात। ठीक है, वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्लेस टू मैनेज दोज रिस्क, जो आपके कंट्रोल्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। जैसे हमने फायर के लिए लिख दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर एक लगा हुआ है, फायर को यहाँ पे सिलेंडर जल रहे हैं 2-3, एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, वो कंट्रोल मेजर तो है लेकिन वो इफेक्टिव है? एक काफ़ी है? क्यों? क्योंकि सिलेंडर्स लगे हुए हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर या पेट्रोल पंप पे जैसे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, क्या आपको लगता है कि वहाँ लग जाए फायर एक्सटिंग्विशर काम करेगा? नहीं कर सकता, वो एडेक्वेट है ही नहीं है एक पेट्रोल पंप, क्योंकि वहाँ पे सीधा धमाका होगा। जैसे यहाँ आपको मैं सिलेंडर के वक्त क्या है, सिलेंडर का धमाका हुआ तो फायर एक्सटिंग्विशर पहले फटेगा, बाद में बाकी चीज़ें फटेंगी। ठीक है, सर आजकल तो इसी का वीडियो भी ग्रुप में आई थी कि वो जहाँ पे आज जा रही हो वहाँ पे लिखा देते हैं, मकसद जहाँ पे टाइम लगेगा हो तो वो खुद फट जाते हैं। फायर बॉल होती है, चले मैं उसको स्टडी करूँगा। अब ये क्या है, ये फायर बॉल क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना। ठीक है, अब कंपनीज को चाहिए कि जहाँ पे इस तरह की थ्रेट्स हैं वो मल्टीपल फायर बॉल्स इंस्टॉल करिए, तो आपके लिए एक अच्छा कंट्रोल है।
खत्म हो जाता है। बस वो फर्स्ट तो एक दफ़ा जब आग लग गई तो वहाँ तो जो भी पड़ा हुआ है वो ऐसे भी यूज़ नहीं होगा। सारी ज्यादा बैंक्स में ठीक है, मैं इसको स्टडी करूँगा ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ये मैंने भी देखी है किसी फिर से वही वाली बात कर रहे हैं रिस्क प्रोफाइलिंग की जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा पर्पस क्या है रिस्क असेसमेंट की, क्या चीज़ें रोकनी है हमने? ये कौन फायर बॉल देखने के है? ये बाहर कैसे लोग इधर है सर ये यहाँ हमारे कोर्स का नहीं है। ये सर 3 डेट्स की तरफ फ्री में क्या चले पर्पस देखें रिस्क असेसमेंट की, क्यों हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कंपनी में? एक्सीडेंट रोकने के लिए, फैटेलिटीज़ लोगों को मरने से बचाने के लिए। लॉ अगर आपको कह रहा है रिस्क असेसमेंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है, मैंने कहा था ना लीगल रिक्वायरमेंट है। और आखिर में नुकसान बचाने के लिए फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम रिस्क को रिड्यूस करें, जिसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिस्क असेसमेंट। सूटेबल और सफिशिएंट असेसमेंट कैसी होती है, ये सारी वही आपकी रिपोर्ट की थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर को इनेबल करे, अगर आपसे कभी कोई पूछता है रिस्क असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, जो एम्प्लॉयर को इनेबल करे कि वो प्रायोरिटाइज कर सके कंट्रोल मेजर्स को। आपकी रिस्क असेसमेंट इतनी पॉजिटिव हो कि एम्प्लॉयर को सीधा बता दे कि ये कंट्रोल मेजर्स आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करने हैं वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, आप उसका लेवल बताएंगे कि इसमें किस लेवल का रिस्क है। अगर फायर का रिस्क है, सिलेंडर पड़े हुए हैं, तो उनसे कितना नुकसान कंपनी को उठाना पड़ेगा, डायरेक्टली एम्प्लॉयर को पढ़ते ही ये पता चल जाए। और नेचर ऑफ वर्क के साथ तो अप्रोप्रिएट होगी। अब ये नहीं है कि आप किसी और कंपनी की रिस्क असेसमेंट डाउनलोड करके अपनी कंपनी में लगा दें और समझे कि ये हमारी कंपनी के लिए है। और वैलिड किस रीजनेबल टाइम के लिए होती है रिस्क असेसमेंट, ये तो मैं बता चुका हूँ। नॉर्मली एनुअल होती है, लेकिन एक टाइम तक वैलिड है ना। आपने ग्रिल्स लगाई हैं, वो ग्रिल्स ढीली हो गई हैं वर्कर्स के गुजरने की वजह से, रास्ता ख़राब हो गया, टाइल्स लगवा दी हैं आपने, मैट लगा दिए, लेकिन वो ख़राब हो गए हैं टाइम के साथ। अब उसमें क्या चीज़ चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, या रिस्क चेंज हो गए हैं। ठीक है, कितनी स्लाइड्स हुई हैं? 50 हो गई सर, सेंचुरी हो अच्छा, ये सोर्सेज पढ़ लो। इंटरनल सोर्सेज, रिस्क असेसमेंट के दौरान हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया से पहले क्या डिस्कस किया था हमने, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनल सोर्सेज क्या है, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, एल मेडिकल रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शन, ऑडिट और सेफ्टी कमेटी मिनट्स, यहाँ पे सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स भी आ गई हैं। ठीक है, मिनट्स का मतलब ये है ना कितना टाइम दिया है उन्होंने। बोर्ड में हमने सारे इंटरनली यूज किए हैं, एक्सटर्नल भी किए हैं। HSC क्या था, ILO क्या था, ये क्या है, नेशनल लेजिस्लेशन से क्या मुराद है। ILO जो हमने इंटरनेशनल लेजिस्लेशन यूज़ की है, अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस यूज़ की है, स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं, मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन। लिखो ना, अब ये जो स्लाइड आ गई है जिसने अपनी रिपोर्ट में ऐड करना है यहाँ से ऐड करे, लिखे कि मैंने मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन देखी जिसके पास कोई मशीन्स हैं, मैंने ट्रेड एसोसिएशन देखी, सेफ्टी पब्लिकेशंस को मैंने स्टडी किया। पब्लिकेशंस क्या होती हैं, जब भी कोई रिसर्च कैरिड आउट होती है उसका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। BS वालों को पता होगा, FSC वालों को नहीं पता होगा। वो पेपर जो होता है वो पब्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं, ट्रेड यूनिट, इनको छोड़ दो। अच्छा नहीं, ये सारी रिस्क असेसमेंट पढ़ रहे हैं ना जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है। स्लाइड आपको दूंगा ना, इसको क्या तस्वीरें नहीं। अच्छा, स्टेप 1 क्या है, रिस्क असेसमेंट का स्टेप 1 क्या है, हैज़र्ड आइडेंटिफाई करें। स्टेप 2 क्या है, वही ना, मतलब रिस्क असेसमेंट अब यहाँ भी आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट यहाँ पे आने का मतलब ये है कि इससे कोई ना कोई सवाल वहाँ पे भी पेपर में भी आ सकता है। रिव्यू एंड अपडेट, ये आपके ये वाले पार्ट रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखना चाहते हो हैज़र्ड को कैसे आप रिपोर्ट फाइनल करोगे, देख लो। अच्छा, फिजिकल हैज़र्ड, मैंने कहा था हैज़र्ड किस किस्म के होते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, और हमने कहा था इंजरी और इल हेल्थ का लफ्ज़ यूज़ किया था। इल हेल्थ का मतलब है कि जो हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हो, और फिजिकल हैज़र्ड क्या है, जो इंजरी कॉज कर रहे हो। ठीक है,
इंजरी किस किस चीज़ से हो सकती है, बस नाम लेता जाऊंगा, कोई चीज़ नहीं आती तो बताना। वर्क एट हाइट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मूविंग व्हीकल्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसी ने लिखा है वर्क एट हाइट में? किसने लिखा है? क्या हैजर्ड था? आगे से कहते हो बेजी है, मैं आपसे हैजर्ड पूछ रहा हूँ, फिर कहाँ से देख के लिखी है? एक बंदा बोले मुझे समझ आए। अगर टॉप बोर्ड स्कैफोल्ड पे लगे हुए हैं लेकिन वो लूज लगे हुए हैं, वो खुद ही गिर सकते हैं, तो वो क्या है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। कोई बड़ी ड्रिल मशीन या ग्राइंडर लेके वर्कर स्कैफोल्ड पे काम कर रहा है और उसने वर्कर को किसी भी जगह बांधा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, फ्रीली वो गिरने का खतरा है, ग्रिल्स ऐसी नहीं है जहाँ से वो बचे, ओपन ग्रिल्स हैं, वर्कर तो ग्रिल से रुक जाएगा। लेकिन फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए तो अलग से क्या होना चाहिए? नीचे टो बोर्ड के अलावा सेफ्टी नेटिंग फासन होनी चाहिए, ठीक है? तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट आप वर्क एट हाइट में लगा सकते हैं। मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल्स का पता है ना, जो केमिकल इंडस्ट्री, जैसे आज किसी ने H2S का लिखा हुआ था, तो पल्पिंग के दौरान अगर कोई केमिकल, फॉर एग्जांपल स्वीप बन रही है, कोई स्वीप मेकिंग फैक्ट्री है, स्वीप बन रही है, तो क्या है? केमिकल हैजर्ड है। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये सारे हैजर्ड के टाइप हैं, ठीक है? वही कन्फाइंड स्पेस आ गया। एनिमल और वायलेंस, एनिमल के लिए कोई भी कैटेगरी मुझे समझ में नहीं आई आज तक, किसी को समझ आए तो मुझे बताएं। एनिमल किस हैजर्ड कैटेगरी के अंडर फॉल करेंगे? वर्क एनवायरनमेंट के अंदर फॉल कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? हाँ, वॉशिंग मशीन में वायलेंस, तशद्दुद किसी भी किस्म का, वर्कर्स आपस में लड़ रहे हैं, किसी को मार रहा है कोई भी। अच्छा, हेल्थ हैजर्ड कौन से हो सकते हैं? फिजिकल, जैसे कोई हैजर्डस सब्सटेंस, डस्ट वगैरह। केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, और एर्गोनॉमिक क्या है? किसी ने एर्गोनॉमिक का हैजर्ड लिखा है? एर्गोनॉमिक्स, जैसे मैंने कहा था कि मशीन पे औरतें जो झुक के सारा दिन सिलाई का काम करती हैं, तो एर्गोनॉमिकल इशू है कि उनकी बैकबोन ख़राब हो जाएगी। एर्गोनॉमिक्स की पूरी कैटेगरी है। साइकोलॉजिकल भी हेल्थ हैजर्ड है, जो मैं बता चुका हूँ, मेंटल इल हेल्थ के नाम से इसकी कैटेगरी है। अच्छा, ये भी देख लो, पीपल एट रिस्क कौन से? मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर, कॉन्ट्रैक्टर, विजिटर। जब आप लिख रहे होते हैं ना हु माइट बी हार्म्ड, वहाँ पे ये वाले लोग देख लो, इनमें से कोई भी आप कह सकते हो कि एट रिस्क है। हम लोग तो लिखते हैं ऑल वर्कर्स। अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप्स के देख लो। लाइकलीहुड सेवेरिटी नहीं पढ़ना चाहते? अब जो पढ़े वो भी सर निकल जाएगा। चले ठीक है।